इस साल कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसमें मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना प्रमुख राज्य हैं। इन राज्यों में चुनाव का महत्व और भी बढ़ गया है, क्योंकि मई 2024 में लोकसभा का चुनाव होना है और इसलिए इन विधानसभा चुनाव को लोकसभा चुनाव के सेमीफाइनल के रूप में देखा जा रहा है। हर पार्टी अपनी अपनी सेना के साथ व्यूह रचना में लगी है और ऐसी व्यूह रचना में एक ही मकसद होता है, जीत, जीत और केवल जीत। कौन सी पार्टी क्या बिसात बिछा रही है या कौन सी चाल चल सकती है, यह सब जानने की कोशिश करेंगे आज की वीडियो में। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपनी बात अनिल के साथ। 2024 के चुनाव का बिगुल बज चुका है। कांग्रेस के खेमे के सेनापति अतुल दास से भरे हुए हैं, क्योंकि उन्होंने अभी अभी 2 राज्य अपने विरोधी राजा से छीने हैं, कर्नाटक और हिमाचल। कांग्रेस के सेनापति जितने उत्साह में भरे हुए हैं, उतने ही डरे हुए हैं उनके छोटे छोटे कबीलों के सरदार। मेरे कहने का मतलब राज्यों के मुख्यमंत्री, और जिनके नाम है राजस्थान में अशोक गहलोत जी के लिए वहां की एक 30 वर्षीय परंपरा से चुनौती मिल रही है। जी हाँ, 1993 से लेकर के आज तक राजस्थान में कोई भी पार्टी दोबारा सरकार नहीं बना पाई और उनको सबसे बड़ी चुनौती मिल रही है उन्हीं के पार्टी के सचिन पायलट से। सचिन पायलट पूरी तरह से तैयार हैं अशोक गहलोत से बदला लेने के लिए, क्योंकि अशोक गहलोत ने उन्हें उप मुख्यमंत्री पद से हटाया था और इस बार वो गहलोत को न तो उप रहने देना चाहेंगे, न तो मुख्य और न ही मंत्री। लेकिन सचिन पायलट भी उसी 30 वर्षीय परंपरा से भयभीत हैं, और भयभीत इसलिए भी हैं कि उनका प्रभाव राजस्थान की कुछ सीटों तक ही सीमित है। आम आदमी पार्टी वहां दस्तक देने जा रही है, लेकिन सत्ता का दरवाजा उसके लिए राजस्थान में खुलने वाला नहीं है, और आम आदमी पार्टी भी इस बात को अच्छी तरह से जानती है। और यही कारण है कि अध्यादेश के खिलाफ मतदान करने के बदले वो अपनी तरफ से अभयदान दे सकती है, लेकिन जनता कांग्रेस को अभयदान देगी यह कहना मुश्किल है। वैसे केजरीवाल का क्या भरोसा, कांग्रेस से अध्यादेश के खिलाफ मतदान भी करा ले और फिर लात भी मार दे। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि केजरीवाल जब अपने गुरु अन्ना के नहीं हुए तो राजनीतिक दुश्मन के कैसे हो जाएंगे, इस पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। एक प्रश्न चिन्ह छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार पर भी है, लेकिन उस प्रश्न चिन्ह को थोड़ा छोटा करने के लिए चुनाव से कुछ महीने पहले कांग्रेस ने टी.एस. सिंहदेव, त्रिभुवनेश्वर शरण सिंहदेव को उप मुख्यमंत्री बनाया है, क्योंकि श्री सिंहदेव का सरगुजा की 14 सीटों पर प्रभुत्व है। राजस्थान और छत्तीसगढ़ दोनों जगह बीजेपी का कोई दमदार नेता नजर नहीं आ रहा है, इसलिए दोनों राज्यों में सत्ता का ऊंट किस करवट बैठेगा कहना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन कांग्रेस जिस अभिशाप से डर रही है, शायद उसी को अवसर समझकर राजस्थान की बीजेपी इकाई अभी भी चैन की नींद सो रही है। अगर ऐसे ही सोती रही तो 5 साल विपक्ष में बैठकर उसे सोते ही रहना होगा। अब आ जाते हैं मध्य प्रदेश पर, जहां मामा जी को लोग चंदा मामा दूर के यानी बाय बाय कहने के मूड में हैं, क्योंकि अब मामा उतने प्यारे नहीं लगते। हो सकता है बीजेपी इस बार उनको मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार भी न बनाए। वैसे संभावना है कि इस बार एमपी में बीजेपी बिना चेहरे के चुनाव लड़े या फिर कोई चमकदार चेहरा लेकर आए, क्योंकि बिना चेहरे के लड़ने से बीजेपी चुनाव के दौरान की कड़वाहट को दूर तो कर सकती है, लेकिन सत्ता के शिखर पर पहुंचने की सीढ़ी बने यह कहना मुश्किल है। वैसे मोदी जी चौंकाने के लिए जाने जाते हैं, इसलिए उनके द्वारा लिए जाने वाले फैसले का अंदाजा लगाने का दुस्साहस कम से कम मैं तो नहीं कर सकता। 2024 के चुनाव के मद्देनजर बीजेपी मंथन के लिए मैराथन बैठकें कर रही है, क्योंकि बीजेपी को खतरे का एहसास हो चुका है और इस बार लोकसभा में बीजेपी को पश्चिम बंगाल से तगड़ा झटका भी लगने वाला है। बिहार में भी जाति के नाम पर वोट पड़ने के कारण उसे नुकसान होने का डर है, और यह डर सच भी है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तराखंड, हरियाणा में बीजेपी को पाने के लिए कुछ भी नहीं है, क्यों यहाँ की पहले लगभग सारी सीटें या अधिकांश सीटें उनके पास हैं, तो यहाँ पर उनके लिए खोने के अलावा और कुछ भी नहीं है।
लेकिन मेरा मानना है कि हरियाणा में ही बीजेपी को नुकसान हो सकता है, बाकी राज्यों में मोदी के चेहरे पर बीजेपी को जीत मिलेगी, जबकि इन्हीं राज्यों के विधानसभा चुनाव में बीजेपी उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं करेगी यदि आम आदमी पार्टी कांग्रेस के खिलाफ खड़ी नहीं होती है। तो अब बीजेपी का प्रदर्शन आम आदमी पार्टी के ऊपर भी निर्भर करता है। यदि आम आदमी पार्टी राजस्थान और मध्य प्रदेश में अच्छे से चुनाव लड़ जाती है तो कांग्रेस का इन दोनों राज्यों में गुजरात से भी बुरा हाल हो सकता है। अब थोड़ा नजर डाल लेते हैं विपक्ष की एकता पर। 23 जून को पटना में हुई बैठक में हेयर लाइन माइनर फ्रैक्चर नजर आया था हड्डियों, नहीं माफ कीजिएगा, मैं कैसा भुलक्कड़ हूं, थोड़ा सा हेयर लाइन और माइनर फ्रैक्चर नजर आया था पार्टियों के बीच। अब यह हेयर लाइन या माइनर फ्रैक्चर बढ़ता जा रहा है। इसका संकेत विपक्षी दलों के नेताओं के बयान से मिलने लगा है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के नेताओं के एक दूसरे के प्रति दिए जाने वाले बयान विपक्षी एकता में फूट को कंफर्म कर रहे हैं, लेकिन ये राजनीति है साहब, इसमें भविष्यवाणी करना मुश्किल है और कब बाघ बकरी एक घाट पर पानी पीना शुरू कर दें। दूसरी बैठक जो शिमला में होने वाली थी उसका स्थान बदलकर बेंगलुरु कर दिया गया है। जगह का बदला जाना नहीं चौंकाता है, क्यों कारण दिया गया है कि वहां पर बारिश हो रही है। अगर कुछ चौंकाता है तो उस बैठक के बारे में शरद पवार जी द्वारा दिया गया बयान कि इस बार यह बैठक कांग्रेस की अध्यक्षता में होगी और मोर्चे का नामकरण भी होगा। बस यहीं से संकेत आ गए कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो बैठक हुई थी पटना में वह सफल नहीं थी और महाराष्ट्र का महाअघाड़ी इस मोर्चे में अपना प्रभुत्व चाहता है, जबकि बिहार का समूह अपना वर्चस्व। और जैसे एकता होने के करीब होंगे बिखराव भी शुरू हो जाएगा यदि मोर्चे की घोषणा भी हो जाती है तो। इसके पीछे कारण है कि पारिवारिक पार्टियां अपने पारिवारिक हितों के लिए एक तो हो सकती है, लेकिन इनके सभी सपोर्टर इस मोर्चे को सपोर्ट करें इसकी गारंटी नहीं है। और जब इतना अधिक समय मिल जाएगा तो इनके सपोर्टर भी दूर भाग जाएंगे और पार्टियों को दोबारा मंथन करना पड़ेगा, जिससे इनमें फूट पड़ने की संभावना है। इसका उदाहरण देख लेते हैं हम। पंजाब में अमरिंदर सिंह अलग हुए थे, लेकिन इनके सपोर्टर ने इनका साथ छोड़ दिया और यूपी में अखिलेश के वोट मायावती को तो ट्रांसफर हो गए थे, लेकिन मायावती की वोट अखिलेश को ट्रांसफर नहीं हुए। और वहीं 2022 के विधानसभा चुनाव को उत्तर प्रदेश में देखें तो ओम प्रकाश राजभर ने अपने पूरे वोट सपा को ट्रांसफर करा दिए और सपा ने अपने पूरे वोट ओम प्रकाश राजभर की पार्टी को, और इसलिए नुकसान झेलना पड़ा था भाजपा को। लेकिन इस बार बीजेपी और ओम प्रकाश राजभर के मिलने के आसार हैं, क्योंकि इनकी मुलाकातें हो रही हैं और बार बार ओम प्रकाश राजभर सपा के खिलाफ या अखिलेश के खिलाफ कुछ न कुछ बयान देते रहते हैं, और जहां मिलने के आसार होते हैं वहां नेता बयान नहीं देते हैं। बीजेपी अपने 25 से 30 सीटों का नुकसान जो उससे होने वाला है उसकी भरपाई तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश से करेगी। और यह करने के पीछे कि मोदी जी मैजिक के लिए जाने जाते हैं और मोदी मैजिक से इनकार भी नहीं किया जा सकता, और इसकी भरपूर संभावना भी है कि मोदी जी अपने तर्क से कोई न कोई ऐसा तीर अवश्य निकालेंगे जो विपक्ष की एकता की नाभि में विद्यमान अमृत को सुखा दे। या यूं कहें कि विपक्ष तो दिख सकता है, लेकिन मतदाता भी अपनी एकता दिखा दे और बीजेपी को 353 सीटों के पार पहुंचा दे। मोदी जी अपने मंत्रिमंडल में फेरबदल करने वाले हैं, क्योंकि जहां जहां पर चुनाव होने वाला है वहां के प्रतिनिधियों को अपने मंत्रिमंडल में जगह देंगे, जिससे वो अगले विधानसभा और लोकसभा चुनाव में अच्छा काम करके पार्टी के लिए वोट बटोर सकें। जी हाँ, थोड़ा फेरबदल करते हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और मुझे विदा भी। मिलेंगे अगली वीडियो में, क्योंकि ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आंकड़े आने वाले हैं, अभी तक नहीं आए हैं, रात तक आ जाएं
तो उसके साथ मिलूँगा। वैसे पहले ही बता देता हूँ कि महंगाई भत्ता 4% का कंफर्म है। अभी कुछ अंक बढ़ेंगे, लेकिन जून में, जो जुलाई में आंकड़ा आएगा जून का, वह बहुत बढ़ा हुआ होगा। मिलेंगे इससे फिर कल डिटेल में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।